चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देहरादून से है। बहुत जल्द चुनावी शंखनाद करेंगे वहां पर प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह रैलियां करेंगे वहां पर। इसी महीने दोनों का चुनावी दौरा हो सकता है। पीएम मोदी अमित शाह के दौरे पर भाजपा का मंथन होगा। पीएम मोदी अमित शाह की जनसभा को लेकर भी बैठक होगी पार्टी के अंदर। तो बहुत जल्द ही चुनावी शंखनाद प्रधानमंत्री मोदी करने जा रहे हैं। इसी महीने दोनों का चुनावी दौरा भी हो सकता है और उसे लेकर पार्टी के अंदर मंथन चल रहा है। पीएम मोदी अमित शाह के दौरे पर भाजपा का मंथन चल रहा है। आखिर इस दौरे पर कौन सी ऐसे मुख्य कार्यक्रम हैं जो रखे जाने हैं। बैठक के बाद रैलियों की तारीख का ऐलान भी किया जाएगा। तो देहरादून में ये मंथन चल रहा है और जल्द ही दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। तो मिशन 2022 के लिए भाजपा का अभियान आज से शुरू हो रहा है। भाजपा के महासंपर्क अभियान की आज से उत्तराखंड में शुरुआत हो रही है। मेरी पार्टी मेरा परिवार थीम पर इस महासंपर्क अभियान को हर बूथ पर कार्यकर्ताओं से भाजपा नेताओं के मिलने का कार्यक्रम है और आज से इस अभियान की शुरुआत की जा रही है। तो देहरादून से यह अहम अपडेट। 2022 में विधानसभा चुनाव है और उसके लिए महासंपर्क अभियान की शुरुआत आज से उत्तराखंड में हो रही है। हर एक बूथ पर लोगों से कनेक्ट बनाना, कार्यकर्ताओं को सीधे तौर पर लोगों से जोड़ना। हर बूथ पर कार्यकर्ताओं से भाजपा नेता इस बाबत मिलेंगे और उनको आगे कैसे चुनाव में जाना है, कार्य करना है, इसके टिप्स देंगे। तो इस महासंपर्क अभियान की शुरुआत आज से हो रही है। और आज हल्द्वानी और खटीमा दौरे पर है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। हल्द्वानी में राज्य स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे और खटीमा में छठ पूजा के कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे सीएम। नौसर गांव के साथ साथ और भी कई जगहों पर छठ के कार्यक्रम में आज मुख्यमंत्री जाने वाले हैं। तो बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं छठ महापर्व के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। हल्द्वानी में राज्य स्थापना दिवस के भी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। खटीमा में छठ पूजा के कार्यक्रमों में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। नौसर गांव समेत और भी कई स्थानों पर उनका जाने का कार्यक्रम है। तो हल्द्वानी और खटीमा दौरे पर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड। उत्तराखंड 21 साल का हो गया है। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर देहरादून और सूबे की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में कार्यक्रम रखा गया और देहरादून में भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ। तो वहीं गैरसैंण के भराड़ी सैण विधानसभा क्षेत्र में ये कार्यक्रम रखा गया जिसमें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी शिरकत करने पहुंचे और कई घोषणाएं की। अत्याधुनिक तकनीकी रूप से दक्ष किसी भी देहरादून और गैरसैंण में ये कार्यक्रम हुए। राज्य स्थापना दिवस पर आप देख लीजिए रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ देहरादून में भी और गैरसैंण में भी। एक ग्रीष्मकालीन राजधानी है, गैरसैंण में भी साथ में कार्यक्रम रखा गया और बहुत सुंदर कार्यक्रम। तो राज्य स्थापना दिवस के मौके पर देहरादून में भव्य कार्यक्रम करवाया गया। स्थापना दिवस कार्यक्रम की अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में ट्रैफिक पुलिस की टुकड़ी को आप देख रहे हैं जो अपने शौर्य का परिचय दे रही है। इसके साथ ही नागरिक पुलिस का दल है, पीएसी दल है, पीएसी महिला दल है, पुलिस संचार विभाग, दंगा नियंत्रण दल, फायर ब्रिगेड दल, सीपीयू दल। 8 तस्वीरें जिन्होंने आप देखिए जो अलग अलग कंटिजेंट्स हैं पुलिस के, पीएसी के, उन सब ने हिस्सा लिया कल 21वें स्थापना दिवस के कार्यक्रम में और प्रदर्शन किया परेड का। उधर राज्य स्थापना दिवस के मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी घोषणा की। राज्य सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन को बढ़ाने का ऐलान किया और जिनको अभी तक 3100 रुपए पेंशन के मिलते थे अब उन्हें 4500 रुपए मिलेंगे। जिन्हें 5000 की पेंशन थी उन्हें 6000 रुपए बतौर पेंशन दिए जाएंगे। स्थापना दिवस के मौके पर यह बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की है। राज्य स्थापना दिवस पर यह बड़ी घोषणा है। पेंशनधारियों की पेंशन को बढ़ाया गया है। जिसमें हमारे आंदोलनकारियों का, हमारे शहीदों का बहुत बड़ा योगदान है और उनके बीच में से लगातार ये बातें आती थी। और मैं स्वयं ऐसे क्षेत्र से आता हूं जहां पर 1 दिसंबर 1994 को खटीमा में सबसे पहले गोलीकांड हुआ था और उनकी पीड़ा, उनकी भावनाएं और उनको मैं अच्छी तरह से जानता हूं। इसलिए आज हमारी सरकार ने तय किया कि आंदोलनकारियों की जो 3100 पेंशन थी उसको 4500 किया गया है और साथ में जो 5100 पेंशन मिलती थी उसको हमने 6000 किया।
तो राज्य स्थापना दिवस के मौके पर उधम सिंह नगर में भी रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। यहां पर सितारगंज में कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भूतपूर्व सैनिकों और राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित किया। साथ साथ सरकार को आड़े हाथों लेते हुए राज्य आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड बनाने की बात की। कार्यक्रम की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। आज हमारी पहचान बनी। उधर आप नेता अजय कोठियाल मसूरी पहुंचे। उन्होंने शहीद स्थल पर जाकर राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर कोठियाल ने राज्य आंदोलनकारियों को याद किया और उसके साथ ही अजय कोठियाल ने कहा कि उत्तराखंड को जिन उम्मीद के साथ अलग राज्य बनाया गया था वो आज भी अधूरी है। 21 साल पहले जो सवाल होते थे आज वो बन रखे हैं उत्तराखंड के सुलगते हुए सवाल, और ये सब वो आंदोलनकारी जो हैं वो बेचारे दुखी होकर के देखते रहते हैं कि क्या फायदा हुआ हमने कुर्बानी दी, क्या फायदा हुआ कि हमने जान दी, क्या फायदा हुआ महिलाओं के साथ में बुरा हुआ मुजफ्फरनगर कांड में। इसके बाद में क्या हमको दुखी होकर के अपने कब्रों में बैठना चाहिए? शायद 21 साल के बाद में हमें दोबारा से एक आंदोलन बोलूंगा करने की नौबत आ रखी है, या वापस 21 साल पहले जाने की जरूरत है। इधर नैनीताल में एक युवक ने जहर खाकर सुसाइड करने की कोशिश की। सुसाइड नोट और वीडियो के माध्यम से अपने 2 छोटे भाइयों, उनकी पत्नी और एक अन्य को जिम्मेदार बताया है। नैनीताल में फड़ खोखा लगाकर गुजारा करने वाले मोहम्मद परवेज ने आरोप लगाया कि इन लोगों ने उसे और उसके परिवार को बहुत दुख दिए हैं। उन्होंने कई बार कोतवाली में शिकायत की लेकिन सुनवाई नहीं हुई और इससे तंग आकर वो जान दे रहे हैं। मोहम्मद परवेज की पत्नी शकीना ने बताया कि परवेज को बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया जाता है और आज उन्होंने आत्महत्या का प्रयास किया, जबकि आगे न्याय नहीं मिलने पर वो भी ऐसे ही कदम उठाएंगे। क्या कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? जो मेरा छोटा देवर है ताहिर ना, मोहम्मद ताहिर, उसकी भाई हसना और इमरान, इन सब ने मिलकर ना मेरे पति को इतना टॉर्चर कर रखा है फिर सुसाइड करने पर मजबूर हो गए। सुसाइड और कह रहे हैं कि अगर हमें इंसाफ नहीं मिला तो आज तो उन्होंने सुसाइड के, बाकी हम सब सुसाइड करेंगे जितने हैं अगर हमें इंसाफ नहीं मिला है। मैं चाह रही हूँ कि उसको जेल भेजें, हमें इंसाफ मिलना चाहिए बस। उधर मसूरी झील के पास 2 कारों की आमने सामने जबरदस्त टक्कर हो गई। एक युवक इसमें गंभीर रूप से घायल हो गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और घायल लोगों को मसूरी के पास अस्पताल ले जाया गया। मौके पर पहुंची मसूरी पुलिस फिर से पूरे मामले की जांच कर रही है। और देश के कई हिस्सों से गुजरने के बाद हेरिटेज हिमालयन कार रैली कल मसूरी के होटल वेलकम द सवाई पहुंची। वहां पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सबका स्वागत किया। ऑटोमोटिव रेसिंग क्लब नजीर हुसैन की याद में आयोजित की जाने वाली ये रैली पूरे देश से गुजरती है। 8 से 13 नवंबर तक चलने वाली इस रैली को आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पद्म भूषण रस्किन बॉन्ड कुफरी के लिए रवाना करेंगे। तो नोएडा है सर, उनकी खबर बना दी है, थोड़ा प्रोग्राम अभी 8 नवंबर को नोएडा से इस रैली की शुरुआत हुई है, जो देश के विभिन्न भागों में होती हुई मसूरी पहुंची है। और कल यहां से माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय पटेल मंत्री जी हमारा द्वारा इसको रवाना किया जाएगा और 12 तारीख को शिमला में इसकी समाप्ति होगी। इस प्रकार के आयोजनों के माध्यम से एक लोगों के अंदर एक टूरिज्म को विशेषकर इससे बढ़ावा मिलता है। और अब आगे बढ़ते हैं। मिशन 2022 की तैयारियों में सभी राजनीतिक दल जुटे हुए हैं, लेकिन भीम आर्मी की क्या तैयारी है और वो गठबंधन के साथ चुनाव में आएंगे अकेले, ये बताया खुद चंद्रशेखर रावण ने। तो चंद्रशेखर आजाद की हुंकार, एबीपी से खास बातचीत में उन्होंने कई मुख्य बातें कही और कहा पार्टी कहेगी तो सीएम के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा। जैसा मैंने आपको बताया कि पार्टी सभी बिंदुओं पे विचार कर रही है। तो पार्टी बड़ी है, व्यक्ति छोटा है। पार्टी जहां तय करेगी किस पार्टी से गठबंधन होगा और किससे नहीं होगा। अगर पार्टी ने कहा अकेले जाओ तो पूरी मेहनत से अकेले चुनाव लड़ेंगे, किसी का गठबंधन किया तो गठबंधन चुनाव लड़ेंगे। रही बात दूसरी, मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से आज सुबह मैंने मेरी किसी साथी से बात हुई तो मैंने इच्छा जताई। उन्होंने पूछा कि चंद्रशेखर चुनाव लड़ेंगे, तो हमने कहा कि अगर चंद्रशेखर को पार्टी इजाजत देगी तो चंद्रशेखर लड़ेंगे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके खिलाफ।
और भगवान राम पर दिए अपने बयान पर चौतरफा घिरने के बाद आखिरकार निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने माफी मांग ली। संजय निषाद ने कहा कि भगवान राम और निषाद राज दोनों ही उनके लिए पूजनीय हैं और अयोध्या में बन रहे भगवान राम के मंदिर के निर्माण के लिए निषाद समाज ने भी बहुत मेहनत की। अपने बयान पर सफाई देते हुए संजय निषाद ने कहा कि उनके बयान को विरोधियों ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया। हालांकि इस मुद्दे पर संजय निषाद के सहयोगी भाजपा नेता और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि भगवान श्री राम के बारे में किसी तरह की विवादित टिप्पणी न तो वो सुन सकते हैं न इस पर कुछ बोल सकते हैं। और निषाद राम दोनों एक हमारे समाज के लोग पूजनीय, पूरे देश के लोग पूजनीय और प्रभु राम के उस राम मंदिर बनाने में हमारे लोगों ने बहुत योगदान दिया। कुछ लोग इस गठबंधन को लेकर और भारतीय राजनीति उसको तोड़ मोड़ को पेश कर रहे हैं। अगर कहीं समय व्यक्ति शब्द निकले हैं मैं प्रभु श्री राम से क्षमा चाहूँगा। मुझे लगता है कि आप या तो उनका बयान सुने नहीं, मैंने नहीं सुना। मैं समझता हूँ भगवान श्री राम जी और उनके बारे में किसी प्रकार की विवादित टिप्पणी मैं ना सुन सकता हूँ और ना मैं उस पर कोई बोल सकता हूँ। मैं इतना ही मानता हूँ कि रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है। भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी की ये दोनों गठबंधन का हिस्सा हैं और दोनों एकजुट रहेंगे और इस प्रकार के विवादित बयान मेरे जानकारी नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ पश्चिमी यूपी का दौरा कर रहे हैं। इस दौरान तमाम जिलों और शहरों को बड़ी सौगातें भी दे रहे हैं। सीएम योगी कल मेरठ का दौरा करेंगे, जहां वो सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में दिव्यांग खिलाड़ियों का सम्मान भी करेंगे। इसमें पैरा ओलंपिक में पदक जीत चुके 17 पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों को भी बुलाया गया है। साथ ही यूपी के करीब 1500 दिव्यांग खिलाड़ियों को भी आमंत्रित किया गया है। सीएम के दौरे और समारोह को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बांदा जेल में बंद बाहुबली विधायक और माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी ने यूपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि भाजपा सरकार नहीं चाहती है कि मुख्तार अंसारी किसी भी तरह 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ पाए। दरअसल मुख्तार का बेटा उमर अंसारी अपने पिता से मिलने बांदा जेल पहुंचा था। इसके साथ मुख्तार अंसारी का वकील अनिमेश शुक्ल भी मौजूद था। हालांकि जेल अधिकारियों ने सिर्फ मुख्तार के बेटे उमर को ही मुख्तार से मिलने की इजाजत दी, जबकि मुख्तार अंसारी के वकील को उनसे नहीं मिलने दिया गया। और यहां पर आपको बताएं कि मुख्तार के वकील हाईकोर्ट में चल रहे एम्बुलेंस मामले में बातचीत करने के लिए बांदा जेल पहुंचे थे। मुलाकात हुई जो औपचारिकता करनी थी और नियमानुसार जो हफ्ते में सप्ताह में एक दिन 2 लोगों को मुलाकात अलाउ है। कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि आगामी चुनाव को लेकर पूरी तैयारियां तो नहीं चल रही है कहीं, मतलब चुनाव को लेकर सरकार तैयारी कर रही है कि वो विधायक जी को ना चुनाव लड़ने दे, जिस प्रकार से उनको रोका जा सके रोके, लेकिन जनता फैसला करे। क्या आप लड़ेंगे चुनाव इस बार? बिल्कुल नहीं, मेरी उम्र नहीं है चुनाव लड़ने की। विधायक जी से मिलने में मुलाकात टेलर साहब ने नहीं कराया। उन्होंने कहा कि शासन से कोई वकील नहीं मिल सकता, वकीलों को रोक लगा दी गई है। सर यहाँ पर तो जानकारी ये भी हुई ना कि मिलने की अथॉरिटी तो सभी को है। नहीं, ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है। सिर्फ उनके जो पुत्र आए उमर, उनसे उनको मिलने दिया गया है। अच्छा, अंदर मिलने गए हुए हैं? आपको नहीं मिलने दिया गया? हमको नहीं मिलने दिया गया। कहे कि वकील को वकालत करने की और अपने क्लाइंट से मिलने की आज़ादी नहीं है। उधर कासगंज में पुलिस की हिरासत में एक युवक की मौत का मामला सामने आया है। यहां नगर कोतवाली में पुलिस ने एक नाबालिग लड़की को भगाने के मामले में पूछताछ के लिए युवक को वो थाने लाई थी। कासगंज के एसपी रोहन प्रमोद बोत्रे ने बताया कि हवालात में बंद आरोपी हवालात के टॉयलेट में गया था। जब बहुत देर तक नहीं निकला तो गेट तोड़ा गया। पुलिस ने देखा कि उसने फांसी लगा ली है। बाद में उसे अस्पताल ले जाने में 20 मिनट बाद युवक ने दम तोड़ दिया। मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में इंस्पेक्टर समेत 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। देखिए, कोतवाली कासगंज में एक 363-366 आईपीसी के एक प्रकरण के संदर्भ में एक व्यक्ति जिसका नाम अल्ताफ सन ऑफ चाहत मियाँ है, उसको थाने में अर्ली मॉर्निंग बुलाया गया था। उसने एक काले कलर का जैकेट जो पहना था, उसमें हुड में लगे हुए एक नाड़े से उसने जो वॉशरूम का जो नल है उसमें फंसा के अपना गला घोटने की खुद ने जो है वो कोशिश की थी। उसको CHC अशोकनगर कासगंज में ले जाया गया। वहाँ पे प्राथमिक उपचार 5-10 मिनट चलने के उपरांत उसकी मृत्यु हुई है। 5 पुलिसकर्मियों को इसमें सस्पेंड किया गया। चलिए अब वक्त आ गया उस सेगमेंट का जिसे हम कहते हैं नेताजी फिट है तो हिट है।
और यूपी विधानसभा चुनाव नजदीक है, आप जानते हैं चुनावी सरगर्मी है तो जाहिर है कि नेताजी के लिए व्यस्त होने की चुनौती भी है, लेकिन इस चुनौती के लिए वो कितने फिट हैं, यानी नेताजी फिट है तो ही हिट है। और हम बात कर रहे हैं उन नेताओं की जो खुद को व्यस्त शेड्यूल के बावजूद फिट रखते हैं, लेकिन उसके लिए वो करते क्या है। आज हम दिखाएंगे योगी सरकार में औद्योगिक विकास मंत्री और कानपुर के महाराजपुर सीट से विधायक सतीश महाना के फिट रहने का फॉर्मूला। सर एबीपी गंगा पर आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर आपकी फिटनेस का मंत्र क्या है? 61 साल उम्र है आपकी, लेकिन अभी भी आप खुद को बहुत देखिए, व्यक्ति शरीर से भी फिट होना चाहिए और मन से भी फिट होना चाहिए। मैं सवेरे उठकर वॉक करता हूँ और वॉक करने के साथ साथ कुछ योग प्राणायाम करता हूँ, क्योंकि मैं लंबाई मेरी है लगभग 6 फीट और मुझे सारा दिन या तो ऑफिस में बैठकर या गाड़ी में बैठकर काम करना होता है। सूर्य नमस्कार भी करता हूँ थोड़े से। मैं देखा आपने सूर्य नमस्कार। लगभग आधा घंटा की ब्रिस्क वॉकिंग और लगभग आधा घंटा 45 मिनट की बाकी सारी एक्सरसाइज मैं करता हूँ। नाश्ते में सर क्या लेते हैं सुबह के वक्त? नाश्ते में सवेरे मैं अंकुरित चने लेता हूँ थोड़े से और 5 बादाम, गिनती से घर वाली इतने ही देती है वो, और नाश्ते में कुछ हल्का फुल्का एक गिलास दूध लेता हूँ प्रायः, लेकिन मैं सवेरे कुछ 1 गिलास दूध के साथ कुछ ब्रेड, कुछ पोहा, कुछ इडली, कुछ हल्का से लेता हूँ। दोपहर में मैं ज़रूर 2 रोटी खाता हूँ। डाइट मेरी बहुत कम है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन रात को 1 रोटी खाता हूँ। सिर्फ 1 रोटी? 1 रोटी खाता हूँ, रात को 1 रोटी खाता हूँ और सब्जी थोड़ा सा मैं ज़्यादा खाता हूँ। तो देखा आपने कैबिनेट मंत्री सतीश महाना किस तरीके से अपने आप को फिट रखते हैं और वो निश्चित रूप से हिट हैं। और हम वापस चलेंगे आस्था के पास। आस्था बहुत प्रयास करते हैं 61 वर्ष की उम्र में अपने आप को फिट रखने के लिए मंत्री जी। बिल्कुल, और ऐसी चीज़ें इंस्पायर करती हैं क्योंकि उम्र कोई भी हो, फिटनेस बहुत ज़रूरी होती है।